ओके वेट, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. ओके, स्क्रीन शेयर करने से पहले लास्ट टाइम हमने टेरिडोफाइटा तक एमसीक्यूज किए थे. मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. मींस हार्डली आई गेस 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे. लेट्स सी वन बाय वन. आप मुझे बताओ आपके लिए वो कैसा जा रहा है. मींस आप उसका आंसर कर पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो. सो उस तरीके से आप मुझे बताओगे तो आई विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे कि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्लस आप लोगों को भी क्वेश्चंस वगैरह सब पता चलेगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रेजेंटेशन, और उसमें क्वेश्चंस होंगे. आप लोगों को वन बाय वन आंसर करना है, एंड दैट्स इट. एंड आई विल टेल यू अगर कुछ गलत होता है, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आप दोनों को स्क्रीन Yes, दिख ma'am. रही है? प्लीज कंफर्म. ओके. Yes, ma'am. Okay. So I think around 15 questions हैं. Let's one by one go through these questions. Take your time, 2-3 minutes. और आप मुझे आंसर करो and tell me if you understood question, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है. It will hardly take 10 minutes to solve all those questions. ओके, दोस्त जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, अदिति एंड श्रद्धा, वन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ यू. जैसे ही सेशन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, प्लीज सेंड मी योर प्रेजेंटी थ्रू चैट विथ योर नेम, एंड नाम के आगे प्रेजेंट, एब्सेंट, और यू विल बी डिस्कनेक्टिंग, और कोई इशू है, नेटवर्क इशू है, सो यू आर ओनली प्रेजेंट टिल हाफ सेशन. तो इस टाइप की चीजें आपको मुझे थ्रू चैट भेजनी है, ताकि आप लोगों का अटेंडेंस जो है वो मॉनिटर किया जा सके. ओके, सिंस आप दोनों अभी जस्ट ज्वाइन हुए, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस इंस्ट्रक्शन राइट नाउ. Okay, so you both can send me. Okay, Priya, any answers? These are the questions, students. आप लोगों को ये take your time, 2-3 minutes, and please answer the question one by one. We have 10-15 questions. Last time gymnosperm and angiosperm रह गया था, हमने उसकी practice नहीं की, so that's why. Priya, you cannot see screen. Everyone can see the screen. बाकी बच्चे, can you all see the screen? Please confirm. Students, you have to confirm if you can see my screen, if you can hear my voice or not. And please mention your attendance. Krishna, Samruddhi, and Priya has sent, and Shraddha.
Okay, 41 answer is D. What about other question? Students, you have to participate. If you are not willing to participate, then I have to kick you all out from the session. जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे, आप प्रेजेंटी भी सेंड नहीं कर रहे हो, देन आई हैव टू डिसकंटिन्यू विथ ऑल ऑफ यू. अगर सबका ही नेटवर्क इशू है, सबका पावर कट है, देन टेल मी, आई विल एंड द सेशन राइट नाउ. Okay, Priya, I got your answer. I received your answer. 41 का D, B. Okay. And मैम 43 का C. Okay. Okay, correct. All three are correct. Let's move on. Next three questions. और 45 का C एंजियोस्पर्म. एंड 44 का D होना चाहिए. Okay, 44D. Let's see. अगर गलत होगा then I'll tell. 46 का भी डी होना चाहिए मैम. 46 का D. Okay. Okay. Anyone else? किसी को ऐसा लगता है कि कुछ गलत है? Okay. So all are correct actually. All the options are correct. मैम एक बार 44 बताओ ना एक्सप्लेन. ओके, सेलेक्ट द मिसमैच मींस इनमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, याद है हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जब पढ़ा था, हम बेसिकली स्टार्टिंग में मेल एंड फीमेल फ्लावर एंड प्लांट और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो डायोशियस एंड मोनोशियस कंडीशन मैंने बताया था. तब आपको वो चीज आपके नोट्स में मेंशन भी करवाई गई है कि साइकस प्लांट्स जो होता है वो डायोशियस होता है एंड पाइनस जो होता है वो मोनोशियस होता है. मोनोशियस इन द सेंस एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल हो सकता है, बट जो प्लांट है उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेम ही इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए मोनोशियस. एंड डायोशियस इन द सेंस कि यानी टू डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, एक मेल प्लांट होगा और एक फीमेल प्लांट होगा. क्यों? क्योंकि उनके फ्लावर्स जो हैं वो सारे के सारे मेल प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनमें, सॉरी नॉट फ्लावर्स, आई कैन से कोन्स, यहाँ पे क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं सो कोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जो कोन्स होंगे दैट विल बी बेसिकली रिलेटेड टू मेल और फीमेल. दैट इज द एक्सप्लेनेशन. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट पार्ट. यस, दिस इज इजी. ये इजीएस्ट सेशन है सारे क्वेश्चंस का. 47 का सेकेंड. ओके, 47 का सेकेंड. एंड 49 का C पोलन ग्रेन. Okay. What about 48? It is easiest question.
should be for 54. C 54. option. ओके, सी ऑप्शन। ओके, चलो देखते हैं। एंडोस्पर्म मैं पहले 48 क्वेश्चन ही हैंडल कर लेती हूँ। एंडोस्पर्म का मीनिंग क्या है? उसका ओवरऑल क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 3n। ठीक है, Yes, यानी ma'am. ट्रिप्लॉइड हो गया। 3N. रीजन इज कि डबल फ्यूजन होता है वहां पे, और सॉरी ट्रिपल फ्यूजन होता है वहां पे, यानी सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियस प्लस 1 मेल गैमेट, ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो 3n सेट बनाते हैं। अब वो कह रहा है कि डिप्लॉयड नंबर 36 है, तो अभी 36 यानी ऑलरेडी 2n कंडीशन दी हुई है, तो 2n प्लस n करना है यहाँ पे। तो n कितना होगा यहाँ? 18. राइट, सो 36 प्लस 18 इज 54. 54. So answer is C. Rest all are also correct. Let's move on. Next question. हाँ 51 का मेगास्पोरेंजियम Okay. फर्स्ट. 1 का मेगास्पोरेंजियम। Okay. Question number 50. Concept based question है ये। Any guesses? मैम 52 में बहुत कंफ्यूजन है. Okay, क्योंकि just tell me. ये Take a guess. टेरिडोफाइटा में भी. Okay. समृद्धि ने कहा 52 का D और आपने कहा D, राइट? टेरिडोफाइटा। लेट्स सी विच वन इज करेक्ट। D एंड D में से कौन सा करेक्ट है? लेट्स सी। व्हाट अबाउट 50? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्या पूछ रहे हैं वो। No answers, no clue. Shall I tell? Yes, ma'am. Okay. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which of the following condition is found in Pinus but not Pteris? अभी पाइनस किसका एग्जाम्पल हो गया? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हो गया। टेरिस किसका? टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल हो गया। तो वो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है बट टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट नहीं है। तो चलो वन बाय वन हम ये सारी चीजें देखते हैं। पहला चीज क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू यानी टेरिडोफाइटा में खुद वो फर्स्ट डिवीजन है Yes. किसके लिए? फॉर वस्कुलर टिश्यूज।
तो वस्कुलर टिश्यू तो चलो दोनों में प्रेजेंट है, यानी कंडक्टिंग टिश्यूज. देन अनकवर्ड सीड्स. जिम्नोस्पर्म इज फेमस फॉर नेकेड सीड्स. उसकी फैमिली का नाम का मीनिंग ही नेकेड सीड्स है. सो इमेजिन बी को स्टैंड बाय पे आप रखो. देन प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजिया, यानी जहां पे स्पोर्स प्रेजेंट है. अभी पाइनस यानी जिम्नोस्पर्म के केस में उसको रिजेंबल कौन करते हैं? कोन्स करते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स प्रेजेंट है. सो इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ स्पोरेंजिया. एंड टेरिडोफाइटा में तो स्पोरेंजिया होता ही है. एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन द सेंस कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राइमरी टिश्यूज आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ या आफ्टर डिफरेंशिएशन उनका फेट डिसाइड हो जाता है, यानी उनके टिश्यूज को डिफरेंट फंक्शंस के साथ उनके वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है. दैट इज योर सेकेंडरी ग्रोथ. ये तो टेरिडोफाइटा में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है. तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें नहीं होती है, मींस टेरिडोफाइटा में नहीं होती है या दोनों में अनकॉमन है? दैट इज अनकवर्ड सीड्स. इट इज ओनली फाउंड इन पाइनस बट नॉट इन टेरिडोफाइटा. सो द आंसर इज बी. Okay, let's come to question number 51. An ovule is an equivalent of megasporangium. देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो यहाँ पे भी आपको ये बात समझ जानी चाहिए थी कि ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, यानी एट द एंड ओव्यूल या फिर एंथर, ये सारी एक्चुअली स्पोरेंजिया के ही इक्विवेलेंट है, बिकॉज दे कैरी द गैमेट्स. और कोई रीजन है ही नहीं इसका. अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52. 52 में बोल रहा है वुल्फिया. इफ यू कैन रिमेम्बर, एंजियोस्पर्म के केस में मैंने आपको स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल लिखवाया था. सो वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड सिक्योया यानी redwood tree is the tallest Giant one, हाँ. right? So that is the right answer. D is the right answer. Okay, this is the last slide. Then we will start animal kingdom. A. Sporophyll. फिफ्टी 54 वाला D एंड 55 वाला B. Okay. किसी को कोई लग रहा है कुछ तो गलत है या कोई किसी चीज के लिए एक्सप्लेनेशन? आई थिंक ऑल 3 क्वेश्चंस आर वेरी इजी. ओके, समझ में आया? सो दिस इज अबाउट, दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चंस मैंने लिए रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जस्ट टू गिव यू अ वार्म अप कि एग्जैक्टली अगर पूछेंगे तो किस टाइप के पूछेंगे. सो रिजेंबलिंग कंपैरेटिव स्टडी एग्जांपल्स पे थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. बाकी इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डिवीजन को लेकर है, वो तो इजी रहते ही हैं. ओके, सो मैं इसका जो प्रॉपर पीडीएफ है, मैं वो आपको पूरा क्विज या पूरे क्वेश्चनएयर का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी. लास्ट टाइम मैंने आपको सेंड नहीं किया, रीजन इज कि उसमें मैंने और क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे. सो आई थॉट कि आज का सेशन अगर हो जाएगा तो मैं आज के सेशन के बाद आपको इसका पीडीएफ देती हूँ. तो ये अच्छा 50 to 55 क्वेश्चंस का एक बैंक बन गया है आपके पास, जो आप लेटर फेज में रिविजन करने के लिए भी एक बार देख सकते हो. ओके, लेट्स मूव ऑन. मैं आपसे अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट राइट ऑन कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें हैं. ओके, अभी एनिमल किंगडम जैसे प्लांट किंगडम के बारे में आपने पढ़ा था, वैसे ही एनिमल्स यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक के साथ साथ मल्टी सेलुलर हैं, देन मोटाइल हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्यू. ठीक है, देन डिपेंडेंट है ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी स्ट्रिक्टली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो गई, ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ जहां पे आ रहे हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कंबाइनली एनिमल किंगडम में पुट करते हैं। ओके, ये एक चीज हो गया। दूसरा, इफ आई टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली अर्थ पे टोटल कितनी स्पीशीज हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीशीज, समवेयर अराउंड 1.5 मिलियन। मीन्स फॉर टुडे, आज की डेट तक इतने स्पीशीज जो है, दैट इज द नोन टू everyone, mean to the humankind, that is the major number, means approximate number है ये। दूसरा, जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उससे पहले जब आपने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, तब हमने टारगेट क्या रखा था, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें कि हमने ये देखा कि एग्जैक्टली सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं, टेक्सोनॉमी क्या होती है, हायरार्की कैसे बिल्ड होती है। तो वैसे ही एनिमल किंगडम के लिए भी, यानी हम जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे लिए भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को मेंटेन करना और उसको बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था? ताकि सारे साइंटिफिक एनालिसिस किए जा सके, बायोलॉजिकल एनालिसिस किए जा सके, स्पीशीज के बीच में रिलेशनशिप्स को समझा जा सके। सो इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं मेजरली पूछूं कि एनिमल सिस्टमैटिक्स के 3 मेजर गोल्स क्या है, ओके, इफ आई ट्राई टू पुट इन दैट वे, so very first one is to identify species। पहला तो ये easy, to identify species, ये चीज हो गई। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू इवेलुएट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी थ्रू आउट टाइम अभी तक क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें। सो टू इवेलुएट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देन टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। देन एक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख लिए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एक कैटेगरी में डालोगे, उसको एक ग्रुप में डालोगे कि वो कौन से रैंक पे है, कौन से लेवल पे आता है। देन दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। Okay, so these are the 3 major goals जो कि हम एनिमल किंगडम के सिस्टमैटिक स्टडी में अप्लाई करते हैं, पहली चीज। देन इनके अगर मैं जनरल फीचर्स के बारे में बात करूं, तो जनरल फीचर्स में मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको दे दिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, इफ आई डिस्कस मोर एक्स्ट्रा फीचर्स, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे नीड ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सारे ही एनिमल किंगडम में कॉमन है, दिस इज द कॉमन ग्राउंड। मीन्स ये जो आपने पढ़े, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस दिस कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, मीन्स मेजॉरिटी, नियरली ऑल एनिमल किंगडम हैव डिप्लॉयड क्रोमोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे नोटिस थोड़ा ध्यान देना। नियरली एवरी एनिमल have diploid chromosome. Okay, so ये one of the characteristics हो गया। उसके अलावा rapid response to stimuli, यही तो हमारी खासियत है, that we can react faster as compared to any other organisms to any signal। स्टिमुलाई यानी एनी काइंड ऑफ सिग्नल, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज है, दैट इज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बिल्ड होने की वजह से और उसके न्यूरॉन्स के नेटवर्क होने की वजह से वी कैन रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। दूसरा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे पहले आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ रहे थे कि जाइगोट का बाद में मियोसिस भी हो रहा है, वो मियोसाइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और उनका मियोसिस हो रहा है। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक, इस पर्टिकुलर केस में मेजॉरिटी, मींस मेजॉरिटी नहीं, ऑल ऑफ द एनिमल्स गो थ्रू माइटोटिक सेल डिविजन। अभी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है,
सो यू नो कि एम्ब्रियो का फ्यूचर में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है और इसी के थ्रू एनिमल डेवलपमेंट होता है. ओके, देन उसके बाद कुछ और फीचर्स. सो दे हैव बेटर केमिकल इंटीग्रेशन. Okay, student, just read out all the features. Give me 1 minute. ओके, यहां तक सबको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली एनिमल किंगडम से रिलेटेड? Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide? Yes, ma'am. चलो, ये तो हो गए कुछ फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब वो इमोशनल बातें जो कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले करते हैं. नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि ये तो एनिमल सिस्टमैटिक्स आप बोल तो रहे हो, बट कौन से ग्राउंड पे, यानी कौन से क्राइटेरियाज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप ये सारी चीजें कह रहे हो, यानी ये रूल सेट कर रहे हो या हायरार्की आप बना रहे हो, कौन से क्राइटेरियाज? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल द क्राइटेरियाज जिनके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं. सो I will just write here criteria for classification. ओके, सो पहला क्राइटेरिया मैं लिस्ट आउट करती हूँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये तो पता ही है आपको, अब सारी बातें ऑलमोस्ट पता ही हैं, बस एक बार फटाफट हम नजर में रख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें. अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? पहला तो आएगा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, यानी वो एनिमल किंगडम पे अप्लाई नहीं होता है. प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड यानी सिंगल सेल के अंदर ही सारी एक्टिविटीज कन्फाइंड है. सो आई एम राइटिंग वन सेंटेंस ओवर हियर, ऑल एक्टिविटीज आर confined around single cell. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जितने भी प्रोटिस्टा का ग्रुप हो गया, मोनेरा का ग्रुप हो गया, ये सारे क्या हो गए? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे हो गए. नेक्स्ट आ जाओ सेलुलर ग्रेड. सेलुलर ग्रेड यानी कि सेल्स के बीच में अब आपस में इंटरेक्शन होने लग गए, यानी कुछ सेल्स आपस में अब साथ में रहने लग गए हैं, थोड़ी पटने लग गई उनमें, और वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर रहे हैं. कम्युनिकेशन एट द एंड क्या? केमिकल रिएक्शंस, यानी चीजों का लेन देन स्टार्ट हो गया है. किनके बीच में? सेल्स के बीच में, और वो अब साथ में रहेंगे. सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स. ऐसा फेमसली किन में होता है? पॉरीफेरा ग्रुप में होता है. ओके, सो आई एम राइटिंग इन ब्रैकेट स्पॉन्जेस. ये एक चीज हो गई. नेक्स्ट आ जाओ, सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू. अगर आपको ऑलरेडी पता है सो यू कैन ऑलरेडी आंसर. ठीक है, वेट करने की जरूरत नहीं है. सो टिश्यू में बेसिकली क्या हो रहा है? सारे सेल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो रहे हैं और एक काम कर रहे हैं एज अ वन, दे आर परफॉर्मिंग वन. सेलुलर ग्रेड में और टिश्यू ग्रेड में यही फर्क है. सेलुलर ग्रेड में ऐसा हो सकता है कि आजू बाजू के सेल अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, इसीलिए उनको हम टिश्यू नहीं कह रहे. बट जो मेजर टिश्यू ग्रेड है, यानी टिश्यू लेवल पे जो भी चीजें हो रही हैं, वहां पे ऐसा है कि सारे ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलके एक कॉमन एक्टिविटी को एज अ वन बॉडी, एज अ वन थिंग कंप्लीट करवा रहे हैं. सो दैट इज द डिफरेंस. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एग्रीगेशन of cells which act in coordination. Okay, ये चीज हो गई, act in coordination. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो निडेरियंस और टिनोफोर्स
ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर फाइलम का कुछ भी याद हो ना, एनिमल किंगडम का, रिकॉल करना स्टार्ट कर दो. दिस इज अ वेरी गुड वे टू रिकॉल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. चलो, टिश्यू के बाद अभी कौन सा आएगा? सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे? वो एक ऑर्गन. ऑर्गन. राइट, ऑर्गन. अभी ऑर्गन कहने की जरूरत है कि ऑर्गन का मीनिंग क्या है, वो क्या काम करेगा? तो समझ गए तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ एग्जाम्पल. कहाँ से शुरुआत होती है ऑर्गन ग्रेड की? दैट आई एम राइटिंग. यू टेल मी इफ इट इज राइट, रॉन्ग, कुछ मिस हुआ, यू टेल मी दैट. वैसे ही ऑर्गन ग्रेड के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स बन गए. दैट मीन्स ऑर्गन सिस्टम, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए इन कोऑर्डिनेशन. एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, सो एस्केलमेंथिस, टू कॉर्डेट्स, ये सारे किसमें आ जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम में. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया. ये पहला क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो. ओके, देन कम्स अनदर क्राइटेरिया विच इज रिलेटेड टू बॉडी प्लान. ये मैं चेंज कर दूं स्लाइड? Yes, ma'am. ओके, सो हमारा सेकंड आ जाएगा रिलेटेड टू बॉडी प्लान. अभी बॉडी प्लान में बहुत ही फेमस है, सबको पता है, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. पहला आ जाता है सेल एग्रीगेट. मीन्स वही बात है, बस दूसरे क्या बोलते हैं लैंग्वेज में हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट, यानी सेल, सारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं. दैट इज सेल एग्रीगेट, जो कि पॉरीफेरा में होता है. देन दूसरा आ जाता है ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक को आप क्या बोलोगे दूसरी लैंग्वेज में? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. क्योंकि एलिमेंटरी कनाल, उसको उसके बेसिस पे या उसको एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस रख के हम कोई भी बॉडी प्लान को डिजाइन कर रहे हैं मेजरली. बिकॉज एट द एंड आपको सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता क्या है और एग्जैक्टली हाउ इट इज डाइजेस्टिंग. वो सबसे पहला नोटिस होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पे करना होता है. दैट इज द रीजन कि एलिमेंटरी कनाल को रेफरेंस रखा हुआ है बॉडी प्लान के लिए. तो ब्लाइंड सैक यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन ओपनिंग. ओके, सो दैट इज अबाउट इट. एग्जाम्पल दूं तो निडेरियंस. देन आ जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब. ये सब सुना हुआ है, बस मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या क्राइटेरियाज हैं. ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी there is going to be 2 openings, one for the ingestion of the food and one for the excretion of the waste material or digested food. So 2 openings की requirement है. So that is what complete digestive system or tube within tube. So example is Aschelminthis, and you know all well कि इसके क्या क्या examples होंगे. I'm just giving you 1 or 2 examples ताकि आपको click रहे. Okay? इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इजीएस्ट पार्ट, दैट इज द सिमेट्री ऑफ बॉडी. कि एक पर्टिकुलर बॉडी किस तरीके से कहाँ कैसे डिवाइड होती है, दैट इज द सिमेट्री. सो कौन कौन सी 3 टाइप की सिमेट्रीज हमने पढ़ी है? कैन एनीवन आंसर? Radial, bilateral, and asymmetrical. ओके, गुड. तो फर्स्ट इज असिमेट्री, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ एक्सिस या वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करो तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा. दैट इज असिमेट्रिकल. इसका फेमस एग्जांपल इज पॉरीफेरा. देन रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री इन द सेंस कोई भी वर्टिकल लाइन और एक्सिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी. देयर इज नो नीड कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ही चाहिए, एनी वर्टिकल लाइन विल डू. मेजॉरिटी निडेरियंस और थोड़े टिनोफोरास भी होते हैं. देन वेरी फेमस बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल यानी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक
कोई एक ऐसा कॉमन एक्सिस होगा या पॉइंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस होगा जो कि उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा. ओके, इफ आई टेक वन ऑफ द फेमस एग्जांपल, तो कॉर्डेटा को ले लेते हैं एग्जांपल. वैसे तो बहुत सारे हैं, बचे हुए जितने भी फाइलम है सब बायलैटरल सिमेट्री में ही आते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमेट्री. इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे ले रही हूं, फोर्थ वन, योर जर्मिनल लेयर. अभी जर्मिनल लेयर अभी सब लोग निकले हो 12th वाले बच्चे जर्मिनल पढ़ के, अंडरस्टैंडिंग है आपकी. तो जर्मिनल लेयर यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएटेड लेयर्स, उनके काम और फर्दर बॉडी के डेवलपमेंट के हिसाब से जो पहला पैक बनता है, यानी पहला ग्रुप ऑफ सेल्स जो तैयार होते हैं कि अब हमें ये काम करना है, दैट इज योर जर्मिनल लेयर. एंड जर्मिनल लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट या टाइप, 2 टाइप्स के प्रेजेंट हैं इन ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक, यानी ऑर्गेनिजम्स विच हैव 2 germ layers. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं, पॉरीफेरा पकड़ लो एंड निडेरियंस पकड़ लो. लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे दे आर फॉर डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, तो यानी कौन कौन सा है जर्मिनल लेयर, एक्टो एंड एंडो, यही 2 प्रेजेंट है इनमें. देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि दूसरा और कौन सा है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं जर्मिनल लेयर्स. कौन कौन से, एक्टो, मीजो एंड एंडो. ठीक है, तो ये हो गए 2 टाइप्स. अभी इसके एग्जांपल्स लिखाने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो प्लैटीहेलमिंथस टू कॉर्डेटा ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, ये हो गए आपके वन ऑफ द क्राइटेरियाज. देन नेक्स्ट क्राइटेरिया इज अबाउट द बॉडी कैविटी, बट वो करने से पहले यहां तक सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड प्रॉपरली? रिमाइंड हो गया, रिकॉल हो गया आप लोगों का? एनिमल किंगडम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लास्ट ईयर का पोर्शन? Any confusions, anyone? Silliest confusion या doubt भी हो, please raise your hand or ask me. Okay, shall I change this slide? Yes, ma'am. Okay. Next हमारा जो 5th टाइप है, that is, it is 5th ना? Yes, 5th टाइप जो है that is related to body cavity. और कैविटी को ही दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, सीलम. सो बॉडी कैविटी के बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज डिसाइड करके रखे हैं. तो पहला तो है असिलोमेट, यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, दैट इज असिलोमेट. देन स्यूडोसिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट में क्या हो रहा है कि जो मेसोडर्मल लेयर है इट इज स्कैटर्ड. सो आई विल राइट हियर मेसोडर्म इज स्कैटर्ड. तो कंटिन्यूटी में कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं. ओके, सो उसको एक्चुअली कंबाइनली एक कैविटी बननी चाहिए थी, बट दिस थिंग इज स्कैटर्ड नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर. इनका ग्रोथ ही अलग अलग जगह पे हुआ है, कंटिन्यूटी में ग्रोथ नहीं हुआ है. देन यूसिलोमेट्स या फिर सिलोमेट्स भी बोल सकते हो, फेमसली सिलोमेट्स बोलते हैं, नहीं तो यूसिलोमेट्स भी बोलते हैं, यानी ट्रू सिलम जिनके पास भी प्रेजेंट है. तो यानी ट्रू बॉडी कैविटी जिनके पास प्रेजेंट है. Okay, so this is also one of the criterias of classification. Means ये हो गए कुछ important criterias. अभी next जो इसके अलावा कुछ आता है, that is related to segmentation. Segmentation भी एक क्राइटेरिया हो गया, यानी सेगमेंटेशन को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म. ठीक है, तो बात क्या होगी यहाँ पे, डिस्कशन पॉइंट क्या है, या तो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, इट मींस प्रेजेंट, या फिर एब्सेंट. बहुत ही फेमस एग्जांपल किसी को पता है जिसमें सेगमेंटेशन होता है? एनीवन वुड लाइक? Annelida. ओके, गुड, एनालिडा. और जिनमें नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं,
सेगमेंटेशन प्रेजेंट ही नहीं है। कैन यू रिकॉल एनी ऑर्गेनिज्म? गेसिंग भी चलेगा, गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। Escalmanthus. ओके गुड। किसी और ने कुछ और बोला? ओके सो बेसिकली आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स ये सारे कौन से हो गए विदाउट सेगमेंटेशन। ओके सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरियाज, ठीक है। देन सेगमेंटेशन में एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, स्यूडो सेगमेंटेशन। मीन्स वो एक्सटर्नली ही सेगमेंटेड है, इंटरनली नहीं है। Okay, so that kind of segmentation is known as pseudo segmentation. You have to find out the example for pseudo segmentation. Escalmanthus. Okay. Yes. प्रिया आप कुछ बोल रहे हो? Okay. So जिन लोगों को नहीं पता प्लीज डू लिटिल होमवर्क और इसको ढूंढ कर लाओ कि एग्जैक्टली pseudo segmentation किन में होता है। चलो इसके बाद अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है आपको रिलेटेड टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दिस इज द लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, दैट इज द ओपनिंग, कि एग्जैक्टली ओपनिंग कैसे हो रही है। तो मैं यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट लिख रही हूँ। रीजन इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बेसिस पे ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर वो पता है, आता है ऑलरेडी, तो ही ये बात समझ में आने वाली है। अभी देखो ओपनिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स ईदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माउथ सिंगल ओपनिंग और टू ओपनिंग्स, दैट इज माउथ और एनस और क्लोएका। इस टाइप की ओपनिंग्स के बारे में बात करूंगी। तो जब भी अगर कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मीन्स अगर जाइगोट डेवलप हो रहा है, सो जाइगोट टर्न्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में ही ब्लास्टोपोर्स बनते हैं, एंड वो चीज किसमें कन्वर्ट होती है? गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होती है। गैस्ट्रुला में बनते हैं जर्मिनल लेयर्स, और यही जर्मिनल लेयर्स जब बनते हैं तो फर्स्ट सिंगल ओपनिंग होती है, फर्स्ट ओपनिंग कह लो। तो ये जो फर्स्ट ओपनिंग है ना, तो अब इसके बेसिस पे दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको समझने हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। सुना ही होगा बट शायद रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे कुछ बच्चे। प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, अभी इनमें डिफरेंस क्या है? अगर ऐसा कंडीशन है जहां पे फर्स्ट ओपनिंग से माउथ डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। इट मींस माउथ डेवलप्स फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग, यानी इस पॉइंट पे, दिस गैस्ट्रुलेशन पीरियड के बाद जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है, तो उस पॉइंट पे अगर फर्स्ट ओपनिंग से माउथ सबसे पहले बन गया, उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स। और ड्यूटेरोस्टोम्स मतलब अगर सबसे पहले एक्चुअली ईदर एनस और क्लोएका ये डेवलप हो गए और माउथ सेकेंड ओपनिंग से बन रहा है, फर्स्ट ओपनिंग के बाद जब सेकेंड ओपनिंग आता है उससे माउथ डेवलप होगा, सो दैट इज ड्यूटेरोस्टोम्स। सो माउथ डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंड ओपनिंग, दैट वाज द कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको बताना था। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सबको ये बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन में अगर ऐसे वर्ड आए तो सबसे पहला क्लिक क्या होना चाहिए? अबाउट द माउथ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट प्रोटो, प्रोटो मीन्स सबसे पहले, अगर माउथ सबसे पहले डेवलप हो रहा है तो प्रोटोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम्स यानी दूसरे नंबर पे अगर माउथ डेवलप हो रहा है, सो ड्यूट्रोस्टोम्स। बात समझ में आई एवरीवन? Yes or no? If not understood, then tell me, I will explain you one more time. मैम रिपीट करो ना।
ओके आपको एग्जैक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कैन यू टेल मी? दोनों ही फिर से मैम बताओ। ये ओपनिंग वाला फिर ओके ओके देखो ओपनिंग के केस में मींस क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बता रही हूँ। ऑर्गेनोजेनेसिस ये बात समझ में आई ना, मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया। यहाँ तक का स्टेप समझ में आया कि जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला एंड देन ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। ये तो रिप्रोडक्शन में अभी अभी पढ़ा हुआ है सबने, यस मैम। राइट? तो Yes, यहाँ ma'am. तक कुछ समझना बाकी रह गया है या इसमें इस स्टेप में कोई डाउट? फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। इस स्टेप में कोई डाउट है? हाउ जाइगोट इज फॉर्मिंग, फिर कैसे ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो इजी हो गया ना, ये आपको समझ में आता है। अब देखो जब गैस्ट्रुला बन जाता है तो गैस्ट्रुला के बाद जर्मिनल लेयर बन गया तो एक ही काम हो गया, रह गया ना, ऑर्गन डेवलपमेंट। यानी वो एम्ब्रियो के अंदर अब ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब ऑर्गन बनता है, याद करो आपका रिप्रोडक्शन का नॉलेज थोड़ा सा अप्लाई करो यहाँ पे। तो जब ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है तो सब कुछ बनेगा ना, सबसे पहले हर चीज का छोटा छोटा स्मॉलर वर्जन। हम रूडिमेंटरी वर्ड पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, कैन यू ऑल रिकॉल रूडिमेंटरी वर्ड? यानी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक Yes, लेवल ma'am. या फिर इनिशियल लेवल जिसको हम बोलते हैं। तो जब कोई भी ऑर्गन डेवलप होता है तो सबसे पहले वो रूडिमेंटरी लेवल पे ही डेवलप होता है, यानी बेसिक लेवल पे ही। सिमिलरली अगर सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे तो ओपनिंग्स भी बनेंगी, यानी आप माउथ, एनस या फिर एनी अदर ओपनिंग, एनी अदर पार्ट, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और वो डेवलप होगा। तो अगर ऐसे केस में दो सिचुएशन हो जाती है। पहली जो बॉडी है, जब ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है तो पहले एक ओपनिंग बनती है, यानी एक होल बनता है, एंड थोड़े देर के बाद या कुछ दिनों के बाद दूसरा ओपनिंग तैयार होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। कभी भी सारे ओपनिंग्स एक साथ नहीं बनते, पहले एक एक करके वन बाय वन बनते हैं। अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि फर्स्ट ओपनिंग बनने के बाद, यानी फर्स्ट होल जो भी क्रिएट हुआ या ओपनिंग जो भी बना, उसी होल से माउथ डेवलप हो, वही पार्ट आपकी बकल कैविटी बनाए इन फ्यूचर, तो उस सिचुएशन को प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। अभी बात समझ में आई? सिर्फ पहले एक आप समझो। ओके, माय नेटवर्क वाज पुअर लिटिल बिट। मैंने कुछ कहा नहीं एक्चुअली, मैंने बस इतना ही बोला कि जो फर्स्ट ओपनिंग से माउथ डेवलप हो रहा है, सो दैट सिचुएशन इज प्रोटोस्टोम्स। ये बात समझ में आई? मैम मीन्स प्रोटोस्टोम में फर्स्ट माउथ डेवलप होगा। राइट, आपका सबसे पहले माउथ डेवलप हो रहा है, दैट इज प्रोटोस्टोम्स। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, माउथ बाद में डेवलप हो रहा है। आपकी सेकेंड ओपनिंग जब डेवलप होगी तभी माउथ डेवलप होगा, एनएस पहले डेवलप हो रहा है। आई कैन राइट ओवर हियर। ओके, सो दोनों दोनों ही एक दूसरे के उल्टा है, बट आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या रखना है? माउथ रखना है। ओके, अभी जो क्या बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स का मेजर, अगर मैं फेमस एग्जांपल्स दूं, सो एग्जांपल इज आर्थ्रोपोड्स और मे बी एनालिडा। इस टाइप के जो फाइलम है ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं, एंड बाकी जो दूसरे हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ठीक है, जैसे अस ह्यूमन आर ड्यूटेरोस्टोम्स, बिकॉज ह्यूमन का एनस पहले डेवलप होता है, माउथ लेटर फेज में डेवलप होता है। यानी जो भी सेकंड ओपनिंग होगी उससे माउथ डेवलप होगा, फर्स्ट ओपनिंग से कभी नहीं होगा। और यहाँ पे जो पहला ओपनिंग होगा उससे सबसे पहले माउथ डेवलप होगा। तो अगर माउथ पहले डेवलप हुआ तो प्रोटोस्टोम्स, माउथ बाद में डेवलप हुआ तो ड्यूटेरोस्टोम्स। अब बात समझ में आई? यस मैम। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड प्रॉपरली? गर्ल्स समझ में आया पॉइंट? प्रिया आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? ये हो गया आपका लिख के? यस मैम। ओके,
अभी इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह गया है, दैट इज रिलेटेड टू नर्वस डेवलपमेंट, यानी उस चीज को हम बोलेंगे सेफलाइजेशन। एनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, सेफेलॉन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? हमारे ब्रेन रिलेटेड चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सेफलाइजेशन मतलब हाउ वेल द नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा हेड, ब्रेन, ये चीज कितनी डेवलप्ड है, उस चीज को सेफलाइजेशन बोलते हैं। सो यू कैन कॉल इट नर्वस सिस्टम इन हेड। इन शॉर्ट आप इस चीज को सेफलाइजेशन बोल रहे हो, ठीक है। तो अब सेफलाइजेशन, अब आपको जज कैसे करना है सेफलाइजेशन किन में प्रेजेंट है, किन में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द पॉइंट। सो सेफलाइजेशन प्रेजेंट और एब्सेंट, दैट इज द पॉइंट। दूसरा क्या बोलते हैं कि नोटोकॉर्ड, जो कि लास्ट पॉइंट हमें एक्चुअली फाइलम पढ़ते पढ़ते देखना है, बट मैं रिमाइंडर यहीं पे दे देती हूँ कि नोटोकॉर्ड अभी फ्यूचर में पढ़ेंगे। नोटोकॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस बेस्ड, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज योर नोटोकॉर्ड। सो यू कैन राइट elongated rod like flexible structure, ठीक है, एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दैट इज योर नोटोकॉर्ड। अभी नोटोकॉर्ड जिनमें एब्सेंट है वो सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, जिनमें प्रेजेंट हैं वो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, और जिनमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हेमीकॉर्डेट्स हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द जनरल क्राइटेरियाज और कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे आपको सारे एनिमल किंगडम को जज करना है और डिफाइन करना है। ओके, शैल आई मूव अहेड? यहां तक पूरी बात समझ में आई? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट फाइलम से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पोरिफेरा। अभी पोरिफेरा क्या है? सबसे लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है, या फिर कह लो सिंपलेस्ट एनिमल, इन अनदर वर्ड यू कैन राइट। अगर मैं इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेचर के बारे में बात करूं, सो इट इज असिलोमेट, यानी देर इज नो बॉडी कैविटी। देन इट इज डिप्लोब्लास्टिक, ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरा, इसका ओवरऑल बॉडी की सिमेट्री अगर मैं बात करूं तो असिमेट्रिकल, ओके। देन इसका हैबिटेट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, कहां कहां ये प्रेजेंट है, सो इट इज प्रेजेंट इन मरीन एंड फ्रेश वाटर बोथ। ये इसका मेजर हैबिटेट है, यानी इन शॉर्ट इट इज एक्वेटिक इन नेचर, सो दैट इज देयर हैबिटेट, ठीक है। इनका जो ओवरऑल लोकोमोशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, सो दे आर ससाइल इन नेचर, बट ससाइल कौन? वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट एडल्ट्स। बट गैमेट्स के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जो इनके गैमेट्स होते हैं वो फ्लोटिंग नेचर के होते हैं, दे फ्लोट इन वाटर। सो इनके एडल्ट्स जो है वो ससाइल हो गए, ठीक है। देन लेट्स डिस्कस कि इनको पोरिफेरा बोला क्यों जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से इनको पोरिफेरा कहते हैं, द रीजन इज दे हैव, यस, सेसाइल और सॉलिटरी में डिफरेंस क्या है? ससाइल जो नॉन मोटाइल होता है उसको सिर्फ और सिर्फ ससाइल बोलते हैं। सॉलिटरी मतलब जो अकेले फ्री लिविंग मूव करते हैं या फिर अकेले रहते हैं, किसी कॉलोनी में नहीं रहते, उसको हम सॉलिटरी बोलते हैं। ओके मैम। ओके, सो इनका जो मेजर रीजन व्हाई दे आर नोन एज पोरिफेरा इज देयर पोरस बॉडी, एंड उस पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, ठीक है। एंड उसके अलावा इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है, मींस एज अ आउटर कवरिंग दे हैव वेरी स्मॉल अपेंडेजेस, जिसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स एक्चुअली क्या होते हैं? स्मॉल सेल्स होते हैं जो बाहर की साइड निकले होते हैं, और दे विल हेल्प इन, मींस जहां भी पोर्स होंगे वहां पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वाटर को डायरेक्शन देंगे। मैं डायग्रामेटिकली भी शो करूंगी, बट उससे पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सो स्पिक्यूल्स बेसिकली ये इनका स्केलेटल सिस्टम बनाता है।
और स्पिक्यूल्स को आप स्पॉन्जिया फाइबर्स भी बोल सकते हो, जो इनके लिए स्केलेटन का काम करता है बेसिकली, ठीक है। एंड इट विल लीड टू व्हाट, वाटर कनाल सिस्टम, ठीक है। इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है क्योंकि मेसोडर्मल लेयर ही प्रेजेंट नहीं है, बट दे हैव सेंट्रल कैविटी and we call it as spongiocele. Okay, that is important characteristics. इनकी जो central cavity है उस चीज को हम spongiocele कह रहे हैं. Then spongiocele जो है वो एक बहुत ही large opening में end होता है. So it opens to large pore. और उस लार्ज पोर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या वर्ड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, ऑस्टिया यानी स्मॉल बॉडी पोर्स, स्पिक्यूल्स यानी उसी पोर्स के पास जो अपेंडेजेस टाइप प्रेजेंट होंगे, सेल्स, दैट इज स्पिक्यूल्स, एंड ऑस्क्यूलम यानी वन लार्ज ओपनिंग जो कि स्पॉन्जोसेल को एंड करेगा, दैट इज ऑस्क्यूलम, ठीक है. If I talk about cephalization, यानी nervous system के बारे में जो अभी डिस्कस किया, that is absent because there is no head, so it is completely absent. Then if I talk about digestion, कि exactly इनके body में digestion कैसे हो रहा है, so digestion is intracellular, क्योंकि इनका organization क्या है, cellular level, यानी cells अपना अपना काम करे जा रहे हैं साथ में, ठीक है. So ये एक चीज हो गई. दूसरा, if I talk about their reproduction part, okay, so reproduction बहुत सारे तरीके से होता है, sexual mode तो है ही, but sometimes porifera undergoes a sexual mode of reproduction also, so that is, you can say fragmentation, sometimes fragmentation, अगर और नहीं तो spores asexual gametes बनाएंगे, that is known as gametes, okay. अगर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सो इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जाइगोट लार्वा स्टेज बना रहा है. तो जाइगोट से लार्वा बनेगा. लार्वा टेम्पररी मोटाइल होता है, एंड मोटाइल होने के बाद फिर ये बनाएगा ससाइल एडल्ट. सो दिस इज देयर मेजर पाथ कि एग्जैक्टली इनका क्या क्या काम है. देन इनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वाटर कनाल सिस्टम. अभी वाटर कनाल सिस्टम है क्या, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट. आई ट्राई टू ड्रॉ वन डायग्राम. मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, सो व्हाट आई हैड सेड, इनकी बॉडी में, बॉडी क्या है, पोरस, सो दे हैव स्मॉल पोर्स. सो दीज पोर्स आर नथिंग बट ऑस्टिया. ये पोर्स का मेजर काम क्या है, सारी चीजों का इनटेक. किसी भी चीज को बॉडी के अंदर अगर लेना है तो उस चीज को ऑस्टिया बोलेंगे. वो चीज कहाँ से जाएगी, ऑस्टिया के थ्रू जाएगी. तो अगर वाटर कैसे एंटर होता है, इनका खाना खाने का प्रोसेस क्या है, जितने भी आसपास वाटर है ये सारे पोर्स के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है. एंड दिस पार्ट, दिस सेक्शन इज स्पॉन्जोसील. आई विल लेबल ऑल्सो साइड बाय साइड. तो ये हो गया ऑस्टिया, दिस इज स्पॉन्जोसील, ओके. एंड ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम. मैंने काफी गंदी डायग्राम बनाई है, बट यू हैव टू बेयर विथ मी. आई विल ट्राई टू करेक्ट इट. ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है. सो दिस पार्ट, दिस ओपनिंग इज नथिंग बट ऑस्क्यूलम. अभी वाटर का मूवमेंट क्या है, यहां से एंटर हो रहा है, स्पॉन्जोसिल में जाएगा, मिक्सिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड देन यहां से वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा. सो दे हैव एक्चुअली बेसिकली वन ओपनिंग, सो दैट इज ऑस्क्यूलम. बात समझ में आई सबको?
how it Yes, is ma'am. forming. So this system ना, ये water का intake through ostia, स्पॉन्जोसील में सारा डाइजेशन एंड सारे प्रोसेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन ऑस्क्यूलम के थ्रू बचे हुए वाटर एंड वेस्ट को बाहर फेंकना, दैट इज द वाटर कैनाल सिस्टम. ये पूरा का पूरा सिस्टम किन किन काम में हेल्प कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन फूड इनटेक, देन रेस्पिरेशन, देन वेस्ट रिमूवल. ये सारे बैठ के इकट्ठे इतने सारे काम हो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से. सो दैट इज द रीजन कि वाटर कैनाल सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पोरिफेरा. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट्स इन पोरिफेरा? मैम ये हो गया फ्लेम आपको? सेल्स, यस. फ्लेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली आपका जो पाथवे होता है ना, मींस फ्लेम सेल्स यहाँ पे इतने प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट नहीं होते इन पोरिफेरा, इतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं है. इसके बाद के फाइलम्स में उनका प्रेजेंस आपको दिखेगा कि हाउ दे आर वर्किंग एंड व्हाट दे आर डूइंग. बेसिकली फ्लेम सेल्स का मेजर फंक्शन क्या हो गया? एक्सक्रीशन, राइट? एक्सक्रीशन में काम आएंगे. अभी वो करेंगे कैसे? ये जो ऑस्टियम प्रेजेंट होते हैं ना, इनके स्मॉल कनाल्स होते हैं, ठीक है, और उसी कनाल्स के अंदर फ्लेम सेल्स की लाइनिंग होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करते करते नाइट्रोजनस वेस्ट भी इकट्ठा करना होता है. सो दैट इज हाउ दे वर्क. एंड उससे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली स्पॉन्जोसिल की इंटीरियर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होंगे. दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट. और यहाँ पे ये क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि सारा के सारे फूड की मिक्सिंग भी यहीं पे हो रही है. ओके, सो वो जो मिक्सिंग है, वो सारे प्रोसेसेस हैं ये जो हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि सारा वेस्ट जो है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट लोकेशन है फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब एब्जॉर्ब होगा तो वेस्ट वहीं पे रहेगा, तो वहीं पे फ्लेम सेल्स का होना बहुत जरूरी है. सो दिस इज हाउ ऑल द सिस्टम वर्क. अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है इसमें? पोरिफेरा में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, दैट इज एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल पढ़ के आ सकते हो और नॉट 4 to 5 एग्जाम्पल्स, ठीक है? यस मैम. तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क हो गया. दूसरी चीज, इनके वाटर कैनाल सिस्टम के बेसिस पे पोरिफेरा के फर्दर क्लासिफिकेशंस. तो पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ के आना है. लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास की एग्जैक्टली इनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, हाउ इट इज देयर, व्हाट आर द थिंग्स दे आर मेकिंग, उनका कनाल कैसे वर्क कर रहा है, उनका ऑस्टिया कैसे अरेंज्ड है. तो ये सारी चीजों का जजमेंट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट माई प्लेस. सो मेरा लैपटॉप जो है वो अनटाइमली स्विच ऑफ हो सकता है. ओके, सो इट इज एन इनकन्वीनियंस बट आई हैव टू डू दैट. सो आज का सेशन मैं अर्ली खत्म कर रही हूँ. इट इज हैवी रेन इन माई एरिया. तो हैवी रेन की वजह से पूरा का पूरा मेरा सिस्टम जो है वो डाउन हो चुका है. सो आई हैव नो फोन बैटरी एंड लैपटॉप बैटरी, तो वाईफाई ऑलरेडी नहीं है. ओके, सो एक चीज पंकज, मैंने स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रक्शन दिया था फॉर द अटेंडेंस. तो मोमेंट जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, आप लोगों के नाम और आप प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो या हाफ वे आप छोड़ने वाले हो, आपके जो भी रीजंस है, आपके नाम के साथ वो लिखना है. ठीक है, बाकी सारे बच्चों ने भेजा है. प्लीज यू ऑल्सो सेंड मी बिफोर एंडिंग द सेशन. ओके मैम. ओके, सो यस, दिस इज इट फॉर टुडे पोरिफेरा. बाकी आप लोग क्या करिए, नेक्स्ट 2 फाइलम आप पढ़ के आइए. पोरिफेरा ये जो 2 एग्जांपल्स में 2 होमवर्क क्वेश्चंस बोले हैं, प्लीज डू दैट एंड स्टार्ट रीडिंग एनिमल किंगडम. रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दो स्लोली स्लोली. तो आई विल ट्राई कि ये वीक में मैं आपका एनिमल किंगडम रैप करने की कोशिश करूं और रिवाइज करवाने की कोशिश करूं. आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो. ओके, एंड आई गेस हम लोग कल मिलने वाले हैं ऑफलाइन के लिए. So we will meet tomorrow then. Okay. So bye everyone. Take care. Let's meet tomorrow and discuss other things then. ओके मैम. बाय मैम. Okay.